हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन ऑनलाइन स्टडी पे स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन जो सेकंड सेमेस्टर अर्थात फर्स्ट ईयर के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि सभी प्रकार के इस समय जो एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप सभी के पास अब थ्योरी का मतलब किसी भी चीज़ का आप बुक पढ़ने का समय नहीं है। उम्मीद है कि आप सभी का क्लास भी नहीं चला है और पेपर भी आप सभी को पता है कि जो आएंगे वो सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। तो हम सिलेबस से जो कि सिलेबस से है उसी क्वेश्चन को हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, पूरे 500 क्वेश्चन थ्योरी के हम बताएंगे और 500 क्वेश्चन हम आपके 7 से 8 वीडियो के अंदर बता देंगे। तो साथियों, अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो आप यकीनन कभी नहीं फेल होंगे, ना तो इंटरव्यू में ना ही आपके थ्योरी के पेपर में। तो आइए जानते हैं, अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपके सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर जो है 3 से 4 दिन के अंदर मिल जाएंगे और आप उसे तैयारी करके साथियों अच्छे से पास हो सकते हो। सिर्फ वही क्वेश्चन बताएंगे हम आपको जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों, कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? कौन सी शक्ति है जो कि धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? हम ऑप्शन नहीं बताएंगे साथियों, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। सिर्फ हम आंसर बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपका भी समय ज़्यादा नुकसान होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है फोटो वोल्टेइक सेल। जी हाँ, फोटो वोल्टेइक सेल जो होती है वह धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ ऑफ सेकेंडरी सेल वर्क? द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं? जी हाँ, जो द्वितीयक सेल होता है वह किस नियम पे कार्य करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पे कार्य करता है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों, यह मॉडल पेपर है, इसीलिए इस बगल वाले 6-7 क्वेश्चन वो अभी हम बाद में बताते चलेंगे। बस आप देखते रहिए, वीडियो पे लास्ट तक बनाइए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कोई और ट्रेड्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का जो सूत्र है वह क्या है? तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, M=ZITGM। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? हालांकि हमने क्लास भी दिया था इन सब के बारे में, तो ये मॉडल पेपर है, अगर जो क्लास लिए होंगे हमारा उन्हें पता होगा। बैटरी की क्षमता जो है कैसे बताई जाती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एम्पियर घंटा में बताई जाती है बैटरी की क्षमता। आते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जिसके कारण द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। आपको उस दोष का नाम बताना है जिसके कारण जो द्वितीयक सेल होता है उसमें जो प्लेट होती है वह मुड़ जाती है। उसे हम किस दोष के अंतर्गत जानते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, उसे हम बकलिंग के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं, आप लोगों को शायद ना दिखे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि आवेश की इकाई क्या है? क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछे जाएंगे, बस आपको तैयार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, आवेश की इकाई क्या है? आपको बताना है आवेश की इकाई क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूलाम। आवेश की जो इकाई होती है साथियों वह कूलाम होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? जो लिथियम सेल होता है उसका निर्गत वोल्टेज जो होता है वह कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 वोल्टेज। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बूस्ट आवेश विधि अपनाई जाती है। आप लोग इस विधि को घरों पर करते होंगे। जब बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो जाती है तो हम क्या करते हैं? बूस्टिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, अमोनियम क्लोराइड का हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? तो द्रवों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसमें कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रासायनिक प्रभाव होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋणात्मक प्लेट बनाने सीसा अम्ल बैटरी में, जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु हम कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछे जाएंगे और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और किसी भी कमेंट में किसी भी क्वेश्चन में आपको परेशानी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। तो सीसा अम्ल बैटरी में जो है ऋणात्मक प्लेट बनाने में हम कौन सा अम्ल प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पंजा सीसा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम स्पंज लेड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है?
तो राइट आंसर कौन सा होगा साथियों? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कैथोडिक सुरक्षा जो है प्रयोग में हम लाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको कितने 50 में कितने क्वेश्चन के आंसर सही थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में कौन सा सेल हम प्रयोग करते हैं साथियों? ऑप्शन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम पारा का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम एक सेल को जो है उसके विपरीत वाले ध्रुव के साथ, जैसे पॉजिटिव है तो निगेटिव के साथ संयोजित करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु पतित हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, बैटरी आवेशक में फाइनल सिलेक्टर कौन सा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन देख पा रहे हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है और 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए में धारा रेटिंग का चुनाव। जी हाँ, धारा रेटिंग का चुनाव जो है वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा? तापमान के संदर्भ में जो निर्गत शक्ति होती है उसका क्या प्रभाव होगा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 16 का वह हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर हो जाएगा। तापमान में जो है कमी के साथ कमी हो जाएगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? तो जो हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है एक बैटरी में, आपको इसका आंसर बताना है। विकल्प आपको दिया गया है, तो चारों में जो विकल्प होगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, विद्युत अपघट्य का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, फैराडे विद्युत के अपघटन में पहले नियम का सूत्र क्या है? जो फैराडे का विद्युत अपघटन नियम होता है उसका पहला जो है प्रथम सूत्र क्या है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम इक्वल टू जेड इंटू आई टी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका साथियों, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्य की तरह क्या प्रयोग किया जाता है? जो सीसा अम्ल सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य की तरह हम क्या प्रयोग में लाते हैं? तो आपका जो 19 का राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम क्या प्रयोग में लाते हैं? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयोग में लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है? आपको इसमें परिपथ का कुल वोल्टेज बताना है। तो कुल परिपथ का जो वोल्टेज होगा साथियों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1.5 वोल्टेज, क्योंकि आप यहाँ पे 1.5 दे रहे हैं और बाकी सब जगह 1-1 दे रहे हैं, तो हम सभी को एक साथ जोड़ देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 21, सीसा अम्ल सेल के आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका जो 21 का राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लेड पेरोक्साइड का प्रभाव जो है उसके प्लेट पर पड़ता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है? जो बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं तो उस दौरान हम जो वेंट प्लग होता है हम उसे खोल कर क्यों रखते हैं? तो आपका 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं? उसे खोल देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है? किस विधि में हम जो है बैटरी को कम धारा देकर लंबे समय तक आवेशित कर सकते हैं? तो कौन सा होगा? 23 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रिकल आवेशन विधि। हमने जब क्लास में बताया था तो आपको इस आंसर को जरूर बताया था, आपको तैयार भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 24, 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है आपको बताना है। सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है? अर्थात जो सफ़ेद सल्फेशन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक जो है पुनः आवेशित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है? जी हाँ, कौन सा पदार्थ है जो कि कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह हम उसे प्रयोग में लाते हैं? तो आपका 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों कौन सा होगा? जिंक, जस्ता को हम प्रयोग में लाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर पे है।
सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो जो ऋणात्मक प्लेट होगा उस पर क्या आएगा? जब क्रिया आपकी रासायनिक कौन सी हो? ऋणात्मक प्लेट पे जब आपकी रासायनिक क्रिया हो रही हो तो ऋणात्मक प्लेट पे पूछा है कि क्या आएगा। आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेड सल्फेट अर्थात PbSO4 पर जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे बात करते हैं। सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? जो सीसा अम्ल बैटरी होती है उसमें आपके विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह कौन सा होगा? 28 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा उपकरण का प्रयोग करते हैं? आपको उपकरण बताना है सीसा अम्ल बैटरी का जो हम घनत्व मापते हैं उसके लिए। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर का हम प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है? आपको यहाँ से देख के बताना है कि जो इन्वर्टर परिपथ है वह कौन सा परिपथ दिखाया गया है। आपका ये दिखाया गया है इन्वर्टर परिपथ और आपको बताना है कि यह जो परिपथ है वह कौन सा है। आपके सामने नीचे चारों ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है ऊपर देखकर। तो कौन सा होगा राइट आंसर? कौन सा होगा? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, SCR उपयोगिता इन्वर्टर परिपथ आपको यहाँ पर दिखाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है? जो सीसा के अम्ल बैटरी होती है उसमें बकलिंग जो दोष होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। तो राइट आंसर इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना जो है। अगर सीसा अम्ल बैटरी में जब बकलिंग दोष होता है साथियों तो आपका इलेक्ट्रोड जो होता है वह मुड़ जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको इस परिपथ को देखना है, परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज क्या है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो परिपथ का कुल निर्गत वोल्टेज है कितना है और ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ पर हम 3 सेल का प्रयोग किए हैं साथियों इस सीरीज में। एक 1.5 वोल्टेज है और दूसरा 1.5 है, तीसरा भी 1.5 वोल्टेज है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथियों जब हम श्रेणी में जोड़ते हैं तो हमारा वोल्टेज जो है सीधे ऐड हो जाता है। तो हम 3 बार जोड़े हैं दोस्तों, तो 3 बार हम 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट प्लस 1.5 वोल्ट कर देंगे। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? जो शुष्क सेल होता है उसमें हम धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग में लाते हैं? तो आपका जो 33 में ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा। हम उसके धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्तों कार्बन का प्रयोग करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो भार होता है यहाँ पे भर लिखा है, तो उसके बढ़ने पर सेल के सिरों में वोल्टेज में क्या होगा? जब हम भार बढ़ाते हैं तो उसके सिरों में वोल्टेज का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 34 का आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? घटेगा। जब हम भार बढ़ाएंगे तो वोल्टेज आपका क्या होगा? घट जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, वोल्टेइक सेल में स्थानीय क्रिया दोष कैसे रोका जा सकता है? जो वोल्टेइक सेल होता है उसमें स्थानीय क्रिया दोष को हम कैसे रोक सकते हैं आपको बताना है। 35 का ऑप्शन आप चारों देख सकते हैं साथियों। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का वह हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ता प्लेट का आगमन करके। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, आप यहाँ पे सूत्र देख पा रहे हैं, यम = Z/IT। सूत्र में Z अक्षर किसे इंगित करता है? जो आपका ये सूत्र है यम = Z/IT, इस सूत्र में Z को हम किस नाम से जानते हैं? चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उसे हम विद्युत अपघट्य के ECF के नाम से जानते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 36 हो गए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर पे, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? जो तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है वह कितना होता है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। विकल्प आप देख सकते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है आपका 0.329 मिलीग्राम प्रति कूलम्ब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपको दिया गया है, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कौन सा कारण है? आपको इस बकलिंग दोष का कारण बताना है कि सीसा एसिड बैटरी में जो बकलिंग दोष होता है उसका क्या कारण होता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों, ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, पढ़ भी लिए होंगे।
तो राइट आंसर हो जाएगा अति आवेशन या अति निरावेशन। ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इसे तैयार कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है साथियों 39 नंबर पे, चार्जिंग स्थिति बैटरी में वोल्टेज, जब हम बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए हम किस उपकरण का जो है प्रयोग में लाते हैं। जब भी हमें बैटरी की वोल्टेज को जांच करनी होती है, चार्जिंग की स्थिति, तो हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं साथियों, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वह कौन होगा, ऑप्शन डी, उच्च दर निरावेशन टेस्टर का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। कौन सा हिस्सा जो है इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है उस दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन को खोता है। तो आपको 40 का राइट आंसर बताना है। तो 40 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह कौन सा होगा, एनोड। एनोड जो होता है दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। तो क्वेश्चन नंबर 41 है साथियों, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। जो कंड्यूट पाइप होता है उसे हम कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा कौन सा होगा, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई mm में, आंतरिक व्यास mm में, बाह्य व्यास mm में। तो कंड्यूट पाइप की जो मोटाई हम निर्दिष्ट करते हैं उसे हम कैसे करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाह्य व्यास, बाहरी व्यास जो है प्रति mm में। बाहरी व्यास जो कंड्यूट पाइप की है उसे हम mm में व्यक्त करते हैं। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 42 नंबर पर, पुनः तार बंधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। आपको फ्यूजिंग फैक्टर बताना है। तो फ्यूजिंग फैक्टर क्या है, तो किस लिए दोस्तों, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1.4 होगा। जो फ्यूजिंग फैक्टर होगा वो 1.4 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करते हैं। पेंडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडर राइडर की गांठ का उद्देश्य क्या है। आपको उद्देश्य बताना है इसमें। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन आप देख चुके होंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सामान्य टर्मिनलों, जो सामान के टर्मिनल होते हैं उससे तनाव को कम कर दें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, फ्यूज कौन से प्रकार का है। आपको यहाँ पे फ्यूज दिखाया गया है। इस फ्यूज को देख के बताना है कि यह कौन से प्रकार का फ्यूज है। तो फ्यूज के बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है। यहाँ पे ऑप्शन 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज, जिसे हम हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज अर्थात हाई रिपोर्टिंग कैपेसिटी फ्यूज के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। बी आपका इसमें से राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे जो है बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 से दोस्तों विद्युत सामग्री का नाम आपको देख के बताना है। इस सामग्री का क्या नाम है। तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं, आप देखकर पहचान गए होंगे क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन आप नियमित निज दिन इस घर पर प्रयोग में लाते भी होंगे। तो क्या है साथियों, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसे हम एडिसन स्क्रू प्रकार के होल्डर के नाम से जानते हैं। होल्डर भी कई प्रकार के होते हैं, अगर आप चाहेंगे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक का नाम क्या है। आपको प्रतीक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो प्रतीक दिखाया गया है वह किसका प्रतीक है, आपको इसका आंसर बताना है। तो किस चीज़ का प्रतीक है साथियों आपको, तो जो यह प्रतीक आपको दिखाया गया है आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्लग और सॉकेट का प्रतीक आपको दिखाया गया है। तो आप प्रतीक को जरूर तैयार कर लेना। प्रतीक से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल श्रेणी एमसीबी द्वारा किस प्रकार के भार को हम सुरक्षित करते हैं। जब हम एल श्रेणी का एमसीबी प्रयोग में लाते हैं तो उस समय हम किस प्रकार के भार को सुरक्षित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर चारों ऑप्शन आपको दिख गए होंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा गीजर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस प्रकार का स्विच सर्किट में उपयोग करते हैं। जी हाँ साथियों, विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द सर्किट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दोस्तों, डायग्राम भी दिख रहा है। तो किस स्विच का प्रयोग करेंगे आपको यहाँ पे बताना है इस डायग्राम को देख के। तो 48 नंबर पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 2 वे स्विच, क्योंकि एक स्विच यहाँ पे लगेगा आपका, एक यहाँ पे लगेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 है, कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने से क्या प्रभाव होगा। जब कम धारा रेटेड केबल हो, अगर हम उसे उच्च भार में जोड़ते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आपको पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा गर्मी के कारण केबल खराब हो जाएगी। आप सभी को पता है, क्योंकि जब भी वोल्टेज का लॉस होता है रेजिस्टेंस के कारण केबल जो है गर्म होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है साथियों, कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। आपको यहाँ पे कंड्यूट दिया गया है, इस सामग्री का नाम बताना है कि यह क्या है। तो आपका इसमें से जो राइट आंसर होगा वह कौन सा होगा दोस्तों, सी राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम निरीक्षण बेंड के नाम से जानते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपको इसे कमेंट में देना है दोस्तों आंसर। अगर आपको किसी भी प्रकार से समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में
कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? जी हाँ, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग? कंसोलेटेड जो वायरिंग होती है उसका क्या फ़ायदा है आपको बताना है। तो आप सभी को पता है दोस्तों, आप ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं। सिर्फ हम आंसर बताएंगे क्योंकि 50 क्वेश्चन को बताने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। बाद में आखिर बात वहीं आएगी, आंसर हम आपको बता देते चल रहे हैं। तो कैसे आपको ये PDF मिलेगा, आप कहाँ पे मिलेगा, ये भी हम आपको बता देंगे। आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नमी से सुरक्षा। जी हाँ, कंसील्ड वायरिंग का जो फायदा होता है दोस्तों वह नमी से सुरक्षा होता है। आपको इस आरेख को देख के बताना है इस आरेख का क्या नाम है। आप यहाँ पे आरेख देख पा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपसे रेजिस्टेंस के बारे में भी पूछा जा सकता है, आपको प्रतीक के बारे में, सिंबल के बारे में पूछा जाता है। आप इसे तैयार करके जरूर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप तक अभी तक आपने तैयार नहीं कर रखा है तो आप तैयारी कर लो। 2 से 3 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा और क्वेश्चन जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का, वह कौन सा होगा साथियों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपथ आरेख। जो आरेख आपको दिखाया गया है वह परिपथ आरेख है। 54 नंबर पे चलते हैं। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है? जो HRC फ्यूज हम साथियों प्रयोग में लाते हैं उसका फ्यूजिंग गुणांक क्या है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1.1 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के रिले को हम AC और DC दोनों में संचालित करते हैं? कौन सा रिले होता है जिसे हम AC DC दोनों में संचालित करते हैं? तो आपका जो 55 का राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन सी, आवेग रिले को। जी हाँ, हम आवेग रिले को संचालित करते हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे साथियों, विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है? आप सामग्री देख पा रहे हैं, आपको इसका नाम बताना है कि इसका नाम क्या है। ऑप्शन आपके सामने जो है चारों दिए गए हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, सामग्री का प्रतीक आपको बताना है। अभी हमने जस्ट बात की कि आपसे प्रतीक जरूर पूछा जाएगा 2 से 3, तो आप इसे जरूर तैयार कर लेना। तो 57 नंबर पर जो क्वेश्चन है, सामग्री प्रतीक का आपको नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको बताना है, तो वह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच। ये जो सिंबल है साथियों वह दिया गया है, बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच का सिंबल दिया गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे बात करते हैं। 58 है, घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है? जी हाँ, जब हम घरेलू तारों में प्रयोग करते हैं तो लचीली तारों का ही प्रयोग करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा हम क्यों प्रयोग में लाते हैं? चारों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 58 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, किस परिपथ भंजक का उपयोग जो है दोस्तों किस लिए करते हैं? किस परिपथ भंजक का उपयोग, और आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। तो क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका जो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 59 का, वह सी हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो दोस्तों। मोल्डेड सर्किट केस सर्किट ब्रेकर का हम प्रयोग में लाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तांबे के फ्यूज जो है तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य होता है? अर्थात जब भी हम तांबे के फ्यूज पे तार पर हम टिन की कोटिंग क्यों करते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा सी, तांबे के तार का ऑक्सीकरण से रोकने के लिए, ताकि उस पर जो है जंग ना लगे, इसीलिए हम जो है टिन की कोटिंग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है साथियों, 4 कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है? जी हाँ, जो 4 कुचालित चालक होते हैं उसका समूह का नाम आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, लैब को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक हैं?
तो लैब को नियंत्रित करने के लिए हम गोदाम वायरिंग में कितने सर्किट में कितने तरह के स्विच को आवश्यक रखते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हम 3 प्रकार के रखते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 63 है, बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की टी प्रणाली सबसे उपयुक्त की है, क्यों है? टी प्रणाली जो होती है दोस्तों, यह एक प्रकार से हम टी वायरिंग करते हैं। तो 4 प्रकार से हम वायरिंग करते हैं, आपको हमने पहले भी बता चुके हैं। तो आप जो है क्लास आगे हम फिर से आपको बताएंगे, तो इसमें से आपको बताना है। तो जो बहुमंजिला इमारत होती है उसमें हम टी प्रणाली को क्यों यूज करते हैं, उस प्रकार से हम टी प्रणाली को कनेक्शन उसके रूप में क्यों करते हैं, तो इसका आंसर बताना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, कई फ्यूज को एक साथ ढूंढने में जो है हमें सरलता होती है। जो कई फ्यूज हम प्रयोग में लाते हैं इमारतों में, इससे क्या होता है कि हमें टी प्रणाली का जब प्रयोग करते हैं तो फ्यूज कहाँ पे हमारा ख़राब हो रहा है इसे ढूंढने में हमें आसानी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। सीलिंग में स्क्रू जो है साथियों, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग हम करते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 64 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नायलॉन। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 65 पे बात करते हैं। यह प्रतीक क्या दर्शाता है? आपको ये जो सिंबल दिखाया गया है साथियों, यह किसका सिंबल है या क्या दर्शा रहा है? आप उस सिंबल को जरूर तैयार करके जाना साथियों। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा छत का पंखा। जो हाँ, ये सिंबल जो है छत के पंखे का प्रतीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे बात करते हैं। रिले का नाम क्या है? जो आपको यहाँ पे रिले दिखाया गया है, आपको इस रिले का नाम बताना है। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका इस रिले का क्या हो जाएगा 66 का, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ड्राई रीड रिले। इसे हम ड्राई रीड रिले के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं 67 पे। तो आपको जो ये आरेख दिखाया गया है, आपको इस आरेख को बताना है कि इस आरेख का क्या नाम है। तो आप चारों ऑप्शन फटाफट देख लीजिए, इस आरेख का नाम क्या है साथियों। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थापना योजना, इंस्टॉलेशन प्लान। ये जो आरेख दिखाया गया है वह इंस्टॉलेशन प्लान का दिखाया गया है। आगे चल के हम इसके बारे में अच्छे से आपको बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? जी हाँ साथियों, जो मुख्य स्विच होता है उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? बड़े औद्योगिक स्थापना में या मुख्य शाखा, या आप चारों ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पहले भी हमने बता रखा है कि ऑप्शन बताएंगे तो समय लग जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 68 का? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, एकल फेज घरेलू स्थापना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? जी हाँ, कौन सी विद्युत सामग्री है जिसे हम सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, आपको इसमें से बताना है। तो जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा इसमें? तो सीलिंग रोज आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे बात करते हैं साथियों। 100 क्वेश्चन तक हम चलेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसमें आपका श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? जो श्रृंखला एमसीबी का प्रयोग करते हैं अनुप्रयोग वह कौन सा है? विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज एमसीबी डीसी। तो आपको बताना है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकोमोटिव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, आपको इसमें बताना है कि जब हम दोष में सर्किट को बाधित करते हैं तो इस समय जो फ्यूज के द्वारा लिया गया समय होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कट ऑफ गुणांक, जिसे हम कट ऑफ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे बात करते हैं। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? जो वायरिंग का ट्री सिस्टम होता है, अभी हमने इसके बारे में बात किया, तो आप इस आंसर को देख के ही बता सकते हैं साथियों। बहुमंजिला भवन में अभी हमने जस्ट इसके बारे में बात किया। तो क्वेश्चन नंबर 73 पे बात करते हैं। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? जी हाँ, सुरक्षित ठंडा को मोड़ने के लिए जो पीवीसी नली का अधिकतम आकार है वह कितना है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 25 mm होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की
सिफारिश क्यों की जाती है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम थिएटर की वायरिंग करने के लिए और पावर वायरिंग के लिए हम अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों करते हैं, जो भी हमारे सप्लायर आते हैं वायरिंग करने के लिए। तो आपका जो 74 का राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? तो साथियों सी हो जाएगा, बिजली के व्यक्तिकरण से बचने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका 75, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? आपको यहाँ पे देखना है और बताना है प्रकार जो यहाँ पे परिपथ दिखाया गया है इसका क्या नाम है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब शायद पूरा आपको प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट? तो ऑप्शन आप चारों देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी, गोदाम प्रकाश वायरिंग। ये जो है दोस्तों गोदाम प्रकाश वायरिंग का सिस्टम दिखाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, आप कहीं भी जाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हिक्की का उपयोग करते हैं। कंड्यूट को मोड़ने के लिए जो है हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? 76 में राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, हम हिक्की का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। एमसीबी का विस्तार क्या है? जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इस बार पूछा भी गया कि एमसीबी का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, आपको बताना है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है एमसीबी का। यह आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। 78 है, ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? जब हम ईएलसीबी अर्थात अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का प्रयोग करते हैं, कहीं मोटर लगाते हैं, ताकि उसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है जो कि हम इसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपको राइट आंसर बताना है साथियों। तो वो हो जाएगा अवशेष धारा को देखना। अवशेष धारा का मतलब जो लीकेज होता है दोस्तों, ईएलसीबी हमें इससे शॉर्ट सर्किट कभी भी होता है तो अगर करंट आपके किसी भी मशीन में उतरती है तो आपको इससे खतरा नहीं होता, इसीलिए हम ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं ताकि करंट जो है अर्थ में प्रवाहित हो जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का क्या उद्देश्य है? आपको इसमें फ्यूज कट का उद्देश्य बताना है जब आगत बिजली की आपूर्ति के समय हम प्रयोग करते हैं। चारों ऑप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यह जो है सुनिश्चित करने के लिए एक लाइन अतिभार नहीं है, अर्थात टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, अर्थात कि किसी भी उपकरण में जहाँ पर हम लाइन को देते हैं, वोल्टेज को देते हैं, वहाँ पर ओवरलोड तो नहीं है, इसलिए हम फ्यूज कट का प्रयोग करते हैं ताकि फ्यूज जो है ज़्यादा लोड होने पर अपने आप कट जाए। चलते हैं अगली क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, ड्राई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? जो ड्राई स्टॉक सेट होता है साथियों, स्टॉक सेट, उसका हम क्या प्रयोग होता है जो कि इसका प्रयोग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप, अर्थात बेलनाकार पाइप की बाय थ्रेड काटना, इसीलिए हम डाई स्टॉक सेट का प्रयोग करते हैं। आप सभी को पता है दोस्तों, बाहरी साइड अगर हमें थ्रेड काटना है तो डाई का प्रयोग करते हैं, अगर हमें इंटरनल थ्रेड काटना है तो हम टैप का प्रयोग करते हैं, और यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सीलिंग रोज सामग्री को किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? आप दो ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो 81 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, निर्गम सामग्री को जो है वर्गीकृत करते हैं निर्गम सामग्री के रूप में। चलते हैं हम 82 के क्वेश्चन पे बात करते हैं। 82 क्वेश्चन है दोस्तों, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? जब भी हम वायरिंग का इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस परिपथ में सबसे पहले हम आरेख बनाते हैं, तो उस आरेख का मेन उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। आप चारों ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए हम जो है उसका सबसे पहले आरेख बनाते हैं ताकि हमें अनुमानित उसके कम से कम लागत का पता चल जाए कि अनुमानित लागत कितनी आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, यल श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? जब हम यल श्रृंखला अर्थात
यम टाइप के जब हम भी एल सीरीज में जब हम एमसीबी का प्रयोग करते हैं तो विद्युत सीरीज में कौन सा उपकरण प्रदान करते हैं एल सीरीज में। तो आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो 83 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा होगा दोस्तों, आपका ए हो जाएगा। जनरल लाइटिंग का उपकरण हम प्रयोग में लाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 84 वायरिंग घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है। जब हम घरेलू में जो है वायरिंग इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं कि लूपिंग बैक सबसे ज़्यादा वायरिंग में करते हैं इंस्टॉलेशन के समय। तो सबसे ज़्यादा क्यों करते हैं, आपको इसका राइट आंसर देना है। ऑप्शन आपको चारों दिखाए गए हैं, तो आपको चारों ऑप्शन देख के बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। जब भी हम कभी इन प्रकार के इंस्टॉलेशन करते वायरिंग करते हैं तो इनमें हम बीच में कहीं भी जोड़ नहीं लाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको यहाँ पे एक डायग्राफ दिया गया होगा और आपको यक्स के बारे में पूछा है। यहाँ पे यक्स दिखाया गया है, यक्स का क्या कारण है, आपको इसका आंसर बताना है इसमें देख के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका लिंब पर तारों की संख्या यहाँ पर जो है दिखाई गई है, यहाँ इस जगह पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। 86 पे व्हाट इज़ द नेम ऑफ वायरिंग मेथड। यहाँ पर जो वायरिंग की गई है इस वायरिंग विधि का क्या नाम है, आपको देख के बताना है। आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं इस वायरिंग विधि को, और यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लूपिंग बैक विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 87 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डायग्राम। आरेख का क्या नाम है, आपको यहाँ पे आरेख दिखाया गया है, तो इस आरेख का क्या नाम है आपको बताना है। तो ये आरेख आप पूरा देख सकते हैं। इसके पहले भी अभी हमने आपको दिखाया था जिसमें टू स्विच का प्रयोग करते हैं हम। तो इस आरेख का आपको नाम बताना है कि इस आरेख का जो है नाम क्या है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इस चारों में वो हो जाएगा सीढ़ी वायरिंग। जी हाँ, स्टेयरकेस वायरिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिले। ये जो रिले आपको दिखाया गया है वह किस प्रकार का रिले है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 है साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन डी। इस जो रिले यहाँ पे दिखाया गया है वह है आपका विद्युत चुम्बकीय रिले। जी हाँ साथियों, विद्युत चुम्बकीय रिले है, यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं और इसके बारे में पूछा भी जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 89 अर्थदोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करंट जो है 30 मिली एम्पियर है। तो आपको इसमें बताना है, अगर 30 मिली एम्पियर है तो आपको इसमें क्या करना है साथियों, प्रतिबाधा की गणना करना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 89 में वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 1666 एम्पियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि वायरिंग का प्रकार, यहाँ पे आपको फिगर दिए गए हो दोस्तों। यह जो वायरिंग है यह किस प्रकार की वायरिंग है। चारों ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो एक कौन सी वायरिंग है, इस वायरिंग का क्या नाम है आपको बताना है। तो यह जो वायरिंग है दोस्तों कौन सी है, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्लीट वायरिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। यह जो है आपका क्लीट वायरिंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 91 BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है। जी हाँ दोस्तों, BIS का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ब्रिटिश स्टैंडर्ड एसोसिएशन। तो इसके अनुसार जो पाइप होती है कंड्यूट, इसमें जो थ्रेड की लंबाई होती है वह क्या होती है आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 mm से 27 mm तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 है, गैस टाइट विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का हम प्रयोग करते हैं। जब गैस टाइट विस्फोटक की स्थापना के लिए हम किस प्रकार के कंड्यूट का उपयोग करते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। चारों ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो राइट आंसर कौन होगा, वो हो जाएगा कठोर इस्पात कंड्यूट, रिजिड स्टील कंड्यूट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का जो है कार्य क्या होता है, आपको इसके बारे में बताना है। चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आपका जो 93 का
राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है। 94 है क्वेश्चन नंबर। एमसीबी में जो द्विधात्विक पट्टी होती है उसका क्या कार्य होता है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अति भार से बचाना। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए हम जो है एमसीबी का प्रयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अविशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है। 95 पे दोस्तों, व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर में। तो आपको चारों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, झटके से सुरक्षा के लिए हम प्रयोग में लाते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन